दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में ये आपका चौथा वीडियो है और इस वीडियो में कुछ खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी आपको दी गई है। एक्चुअली अभी जो हाल फिलहाल में होने वाली घटनाएं हैं और इस घटना का विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां इस वीडियो लेक्चर में दी जा रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का इस वीडियो लेक्चर का 4th एपिसोड है और इस चौथे वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रैमी अवार्ड्स 2021 के विजेता कौन है? बियॉन्से, मनोज बाजपेयी, पल्लवी जोशी और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, बियॉन्से। चलिए जरा इसके बारे में देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 4 मई 1959 को हुई। इस पुरस्कार का 63वां संस्करण 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। इसमें 19-20 के बीच पत्रता वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग रचनाएं और कलाकारों में से बियॉन्से को सबसे अधिक 4 पुरस्कार मिले और इस ग्रैमी अवार्ड का 2021 का विजेता जो बने वो बियॉन्से बने। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2001 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? अब देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? 11वां, 138वां, 139वां या 5वां? कितना स्थान है? देखिए, सबसे खुश रहने वाली कंट्री में तो भारत नहीं आ सकता है, ठीक है। और जहां तक इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि खुश रहने वाले जितने भी कंट्रीज इसमें हैं उसमें सब छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा खुश हैं। जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं उनका स्थान सबसे नीचे है, ठीक है। तो चलिए, कहा जा रहा है कि भारत का स्थान कैवां है? तो आपका ऑप्शन होगा सी, भारत का जो स्थान है वो 139वां है। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस, के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये आपका SDSN UN के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए, यूएन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2001 जारी किया है, यह उनका 9वां संस्करण है और इसमें 149 देशों को शामिल किया गया है और उस 149 देशों में भारत का स्थान 139वां है। मात्र नीचे से कहा जाए तो 10 पहले, ठीक है ना, यानी नीचे से 10वां कहा जाए, यानी 149 में 139 यानी 10 कम, 39 और 10 49, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का स्थान जो है 149 में 139 है, यानी ठीक 10 कम 139वां स्थान भारत का आया है। अब जरा ये देखिए कि इसमें भारत का स्थान तो 139वां है, लेकिन सबसे खुश देश कौन सा है? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है वो लगातार 4थी बार शीर्ष स्थान पे रहा है, यानी सबसे खुश देश अगर दुनिया में कोई है तो वह है आपका फिनलैंड, ठीक है। और
आपको और बताएंगे आगे कि और खुश देशों में 10 मतलब टॉप 10 में कौन कौन है और नीचे से 5 में कौन कौन है, बॉटम 5। ठीक है, तो आइए अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस याद रखिएगा, ये भी इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2013 से की गई है और 2021 का अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस 2021 का जो थीम था वह था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, इसका मतलब समझिएगा, हैप्पीनेस फॉर ऑल हर किसी के लिए खुशी, फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी लोग हमेशा खुशी रहे और हर लोग खुश रहे, यही है अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस 2021 का थीम, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। अब आइए हम लोग चलते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन है जो सबसे ज्यादा खुश है। ठीक है, तो आइए इस इधर देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 देशों की सूची निम्न है। पहला है आपका फिनलैंड, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है डेनमार्क, चौथा स्विट्जरलैंड, पांचवा नीदरलैंड, छठा स्वीडन, सातवां जर्मनी, आठवां नॉर्वे, नौवां न्यूजीलैंड और 10वां में है ऑस्ट्रिया। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक चीज इसमें आपको बताता हूं कि इसमें एक कंट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो यूरोप के हैं। यानी अगर कहा जाए कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुश यानी मतलब मोस्ट हैप्पीनेस कंटिनेंट कौन से हैं तो हम यूरोप कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक जिन्हें हम न्यूजीलैंड कहते हैं, न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे कंट्रीज यूरोप के हैं और इसमें मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक सी के आसपास के कंट्रीज हैं। ठीक है, अब आइए जरा देख लेते हैं कि इनके नीचे से जो है वो 5 कंट्रीज कौन कौन हैं, यानी बॉटम 5 में कौन कौन है। सबसे अंतिम यानी सबसे नाखुश कंट्री जस्ट भारत के बगल वाला जो है, क्या नाम है उसका, अफगानिस्तान। ये आपका सार्क का सदस्य भी है। ठीक है ना, अफगानिस्तान 149 सबसे लास्ट। उसके एक पायदान ऊपर में आएंगे तो जिम्बाब्वे है, उसके एक पायदान ऊपर में आएंगे रवांडा है, एक पायदान ऊपर में आएंगे बोत्सवाना है और एक पायदान और 145वां स्थान पे आएंगे तो लेसोथो है। ठीक है ना, अब आइए जरा देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन ज्यादा खुश है। ठीक है, यानी हम लोग से ज्यादा खुश तो पाकिस्तान है ना। अरे भैया खुश रहेगा नहीं, कर्ज लेकर के घी पी रहा है तो खुश रहेगा नहीं। जितना इसका जीडीपी है ना उससे ज्यादा ये ऑलरेडी कर्ज ले चुका है, ले रखा है, अपने जीडीपी से ज्यादा ये कर्ज ले रखा है। ठीक है, पाकिस्तान का स्थान 105वां, इससे भी ज्यादा खुश बांग्लादेश है। सोच लीजिए, इससे भी ज्यादा खुश बांग्लादेश है 101वां और इससे अगर ज्यादा खुश देखेंगे भारत के पड़ोसी देश में तो चीन का 84वां स्थान है। यानी हम लोग से ज्यादा खुश चीन है। ठीक है, और चीन धीरे धीरे विकसित भी कर रहा है। चीन का बाजार जो है पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, हम लोग भी बहुत सारे चाइनीज सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से देख लें कि ये टॉप 10 कंट्रीज जो हैं जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो कौन कौन हैं। चलिए देखिए, तो आपका सबसे खुश देश अगर कोई है तो वह है फिनलैंड। आप अपने मैप में देखिएगा, ये पूरा का पूरा मैं आपको यूरोप का मैप दिखा रहा हूं। ठीक है ना, आपका यही हुआ आपका फिनलैंड। फिनलैंड के बगल में एक खाड़ी है, बहुत फेमस खाड़ी है, उसको हम लोग बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। और फिनलैंड के नीचे आ जाइएगा तो बाल्टिक सागर है। ठीक है ना, और बाल्टिक सागर के ऊपर में जाइएगा तो बोथनिया की खाड़ी है। ठीक है ना, तो इधर आपका देखिए ये वाला जो है आपका बोथनिया की खाड़ी है, यहाँ पे आपका फिनलैंड की खाड़ी है, ये वाला आपका फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है ना, ये, और नीचे में आपका हो गया ये वाला बाल्टिक सागर हो गया। ठीक है, तो सबसे खुश देश आपका फिनलैंड है। उसके बाद फिनलैंड के बाद ये पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा आ जाइए यहाँ पे ग्रीनलैंड के बगल में है, जरा देख लीजिए इसको। ग्रीनलैंड के बगल में आपका है जो आइसलैंड है। ठीक है, तो आइसलैंड जो है वो दूसरा सबसे खुश कंट्री है।
आइसलैंड। ठीक है, तीसरा डेनमार्क। ठीक है, देख लीजिए डेनमार्क यहीं पे है, बाल्टिक सागर के बगल में, नॉर्थ सी के पास, नॉर्थ सी के पूर्वी छोर पे। उसके बाद आ जाइए स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो देखिए स्विट्जरलैंड आपका यहां पे होगा। देखिए आपका स्विट्जरलैंड ये हुआ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद नीदरलैंड। ठीक है ना, नीदरलैंड भी आपका बगल में ही है, ये वाला जो कंट्री है नॉर्थ सी के नीचे में, ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड के बाद आ जाइए तो स्वीडन है। स्वीडन यहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए कि स्वीडन से ही जो है नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का दान में दिया था, और यहीं पे आपका ये स्वीडन है, यहीं से आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए जर्मनी। ठीक है, जर्मनी आपके बगल में है। जर्मनी के बाद आ जाइए नॉर्वे। नॉर्वे भी स्वीडन के बगल में है, नॉर्वे। नॉर्वे के बाद आ जाइए न्यूजीलैंड। यही एक कंट्री है जो आपका यूरोप में नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अभी उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं कहां पे है। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रिया। देखिए आपका ऑस्ट्रिया यहां पे है। ऑस्ट्रिया देखिए ये है जो आपका ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया। यानी जर्मनी के ठीक नीचे आ जाइए, यानी साउथ और ईस्ट के छोर पे जो है आपका ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज जो हैं जो सबसे ज़्यादा खुश मतलब देशों में गिने जाते हैं। इनमें सबसे पहला फिनलैंड, याद रखिएगा। फिनलैंड के बगल में फिनलैंड की खाड़ी है, उसके बगल में बोथनिया की खाड़ी है, उसके नीचे बाल्टिक सागर है। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट मैप के माध्यम से आपको जानकारी दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके, मई 2021 में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास तथा इजराइल के सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ है। यह विवाद अल अक्सा मस्जिद से फैला है। यह मस्जिद कहां है? गाजा पट्टी में, मध्य फिलिस्तीन में, इजराइल में या यरूशलेम में? ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सब आपका फिलिस्तीन और इजराइल का ही ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, अभी आपको बहुत फेमस ये लड़ाई हो गई है और बहुत विकराल रूप धारण कर ली है। यहां तक कि बहुत लंबे युद्ध छिड़ने की आशंका थी, लेकिन पिछले दिन ये जो है दोनों हमास और इजराइल मिल करके समझौता किए हैं। बट देखिए कब तक ये समझौता रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यरूशलेम। यरूशलेम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यरूशलेम जो है वो 3 धर्म का प्रमुख और पवित्र स्थल है, 3 धर्मों का। ठीक है, जरा देखते हैं हम लोग। यह प्राचीन समय से ही 3 धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल रहा है। इस शहर को सिटी ऑफ डेविड, याद रखिएगा इसको बहुत बढ़िया से, सिटी ऑफ डेविड कहा जाता है। सिटी ऑफ डेविड इस शहर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस शहर में 158 गिरजाघर हैं तथा 73 मस्जिदें हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं यरूशलेम का, तो याद रखिएगा कि आपका इजराइल का गठन जब हुआ था, तो इजराइल का गठन हुआ था, आपको बता देते हैं 1948 ईस्वी को। ठीक है ना, इजराइल का जो गठन हुआ था 14 मई 1948 को यह इजराइल अस्तित्व में आया था। ये इजराइल को बांटा कौन था? ये इजराइल को बांटने वाला वही आपका अंग्रेज था, यानी इंग्लैंड वाले ही जो हैं वो इजराइल को बांटे थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं तो यह जो लड़ाई है ना, ठीक है ना, 100 वर्ष पहले का है, कई वर्ष पहले का है। तो इस लड़ाई में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप आ जाइए तो थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूं। इस पे, इस मैप को देखिए कि ये जो मैप आपका है ना, ये अफ्रीका और एशिया के बॉर्डर पे ये सब पड़ते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल कहा जाए तो ये वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका इजिप्ट है, मिस्र है। ठीक है ना, यही मिस्र में ये जो आप देख रहे हैं पानी का कटा हुआ क्षेत्र, इसको स्वेज की खाड़ी बोलते हैं, और इसी के ऊपर में स्वेज नहर बनाया गया है। आप सुने होंगे
या पढ़े होंगे कि मिस्र में ही स्वेज नहर है और स्वेज नहर बनने से आपका यातायात बहुत ही सुगम हो गया है यूरोप के लिए, एशिया और अफ्रीका के पूर्वी छोर में आने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे स्वेज नहर है। ये मिस्र हो गया। मिस्र के ऊपर में आ जाइए तो ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं यही आपका इजराइल है। ठीक है ना। अब इजराइल में देख ही लीजिए कि जहां पे हम ये पंजा जहां पे रखा हुआ है, ये छोटा सा, यही है गाजा पट्टी। ठीक है ना। इसी गाजा पट्टी से ध्यान रखिएगा कि इसी गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन है हमास और यह फिलिस्तीन का सपोर्टर है, जबकि इजराइल और फिलिस्तीन में प्रायः युद्ध होते रहते हैं और प्रायः झगड़ा चलते रहता है। और ये हमास जो है वो इजराइल का सपोर्टर है। अब यहां पे ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं फिगर, इसमें आपका वेस्ट बैंक भी है और इसमें आपका फिलिस्तीन भी है। ठीक है, और ये ही फिलिस्तीन के जहां पे हमने पंजा रखा, यही पंजा जो जगह है यही है यरूशलेम। ठीक है ना। क्या है? यरूशलेम। और यही यरूशलेम जो है वो 3 धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल रहा है। ठीक है। अब जब 1948 में बंटवारा जब इसका हुआ था ना, तो याद रखिएगा कि जब ये बंटवारा हुआ तो बंटवारा अंग्रेज किया तो क्या किया कि ये आप देख लीजिए, आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि 1947 के पहले फिलिस्तीन क्या थी और 1947 के बाद फिलिस्तीन क्या हुई है। जरा इसका मैप देखिए, जरा देखिए इस मैप में। ये जो है 1947 के पहले का ये मैप है। ये पूरा का पूरा जो है वो फिलिस्तीन था, पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है वो मतलब यहूदी लोग आकर के यहां बसना शुरू कर दिए। समझे? यह जो है यहां यहूदी लोग बसना शुरू कर दिए। अगर हम बात करते हैं 100 साल पहले की, तो यहां पे तुर्की का शासन था। तुर्की का शासन था जिसे हम लोग ओटोमन साम्राज्य कहते थे। क्या कहते थे? ओटोमन साम्राज्य कहते थे। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें तुर्की क्या किया कि मित्र राष्ट्र के जो अगेंस्ट कंट्रीज हैं, मित्र राष्ट्र के जो विरोधी देश हैं, उनको तुर्की ने सपोर्ट कर दिया। अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि मित्र राष्ट्र तो युद्ध जीत ही लिया। जीतने के बाद क्या किया कि यहां से ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की का था उसको हटा दिया और हटा करके पूरा का पूरा फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। जब फिलिस्तीन को कब्जे में ले लिया तो धीरे धीरे वो क्या किया कि यहां पे यहूदियों को बसाने का पूर्णतः प्रोग्राम शुरू कर दिया। कौन? अंग्रेज। ठीक है ना। और यहां पे एक विचारधारा उत्पन्न हुआ पूरी दुनिया में, वह विचारधारा का नाम था जियोनिज्म। यह जियोनिज्म ऐसी विचारधारा थी जहां पर ज्यादा संख्या में यहूदी रहते थे उस जगह को यहूदी अपना राज्य, स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश करता था। यही था जियोनिज्म विचारधारा। ठीक है। तो यहां पे स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। अब यहां पे क्या हुआ कि दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आना शुरू कर दिए। ठीक है। और 1917 में मैं बता रहा हूं कि 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव थे जेम्स बेल्फोर। उन्होंने क्या किया कि एक घोषणा कर दिया। घोषणा में उन्होंने कहा कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लो, ब्रिटेन प्रतिबद्ध है किसको? यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए। किसको? फिलिस्तीन को। यानी पहले से बेचारा फिलिस्तीन का घर था, धीरे धीरे इसका घर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसके क्षेत्रफल कम होते गए। ठीक है। और ऊपर से अंग्रेज आया तो और यहूदियों को बुलाना शुरू कर दिया। जियोनिज्म विचारधारा उत्पन्न हो गई। और यहां पे क्या हो गया कि 1948 में इसे इजराइल अंग्रेज मुक्त कर दिया और इसको 3 भागों में बांट दिया। देखिए, भारत, इंग्लैंड जो है कम खुरपाती दिमाग वाला नहीं था। जब भारत में आया था तो आपको पता होगा कि भारत को भी कई भागों में बांट दिया था। ठीक है। पाकिस्तान को जो बांटा था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है।
और जो पूर्वी पाकिस्तान है जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है। बाद में बेचारा आजाद हो गया था, लेकिन बांट दिया था। इसलिए बांट दिया था कि दोनों आपस में झगड़ा करते रहे, उधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो कुरफाती दिमाग वाला है ही, ठीक है। अब यहां भी वही काम किया। इसने क्या किया कि देख लीजिए कि 1947 का जो पार्टीशन यहां पे हुआ, ठीक है, इस 1947 नहीं 1948 में ये पार्टीशन हुआ था। बना तो था 1947 में ही जो है इसकी योजना बन गई थी। इसमें इजराइल को यहां रखा, इधर इजराइल को रखा, इधर इजराइल को रखा, ठीक है ना। फिलिस्तीन को यहां पे रखा, फिर इधर रख दिया फिलिस्तीन को, ठीक है। अब देखिए कि बीच से क्या किया कि बीच वाला भूमि इजराइल अपने हाथ में ले लिया। एक तरफ फिलिस्तीन को दो भाग में बांट दिया, एक आपका ईस्ट हो गया और एक आपका वेस्ट हो गया। और यही वाला जो क्षेत्र है जहां पे पंजा रखे हुए हैं ये गाजा पट्टी है, ठीक है ना। यही अभी भी ये गाजा पट्टी का क्षेत्र है। अब 1947 के बाद आ जाइए तो 1967 तक धीरे धीरे क्या किया कि फिलिस्तीन हमला बोलते गया इजराइल पे, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन पे हमला बोलते गया, और जो जो फिलिस्तीन से के अधीनस्थ राज्य थे, जो जो फिलिस्तीन की अधीनस्थ भूमि थी, उसको धीरे धीरे कब्जा करके देखिए फिलिस्तीन को और छोटा करते चला गया। और आज अभी प्रेजेंट का अगर मैप देखिएगा तो बस फिलिस्तीन यही है। और यही जो येलो वाला देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये येलो वाला यरूशलेम है। अब ये जिस समय बंटवारा किया था तो इसको इजराइल कर दिया, इसको फिलिस्तीन कर दिया, और यहां पे एक छोटा सा पीला वाला जगह जो देख रहे हैं यरूशलेम, आपको मैं बता दूं ये यरूशलेम जो है यूनाइटेड नेशंस अपने पास रख लिया, ये किसी के अधीनस्थ में नहीं दिया। आज भी यरूशलेम जो है यूनाइटेड नेशंस के पास है। और मैं आपको बता दूं कि यरूशलेम पर फिलिस्तीन भी अपना कब्जा जमाता है, क्योंकि फिलिस्तीन कहती है कि हमारी ये राजधानी रही है, ठीक है। इजराइल भी इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, अब एक और मैप आपको दिखाते हैं। अब जरा इस मैप को देखिए, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है ऑरेंज कलर का। ऊपर में जो आप देख रहे हैं यही है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है ना। अब इस वेस्ट बैंक के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताऊंगा, ठीक है, कि ये वेस्ट बैंक जो है वो क्या है, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये है आपकी गाजा पट्टी, ठीक है ना, ये है आपकी गाजा पट्टी, ऊपर में वेस्ट बैंक। ये जो येलो वाला जो देख रहे हैं इसको ईस्ट इजराइल, ईस्ट जेरूशलम कहते हैं। हालांकि यहीं पे जेरूशलम है, ठीक है, यहीं पे आपका यरूशलेम है। अब ये वेस्ट बैंक की थोड़ा सा मैं कहानी बता दूं कि ये जो है इजराइल और जॉर्डन, अब ये जो वाला कंट्री है यही है आपका जॉर्डन। देखिए मैं दूसरे मैप में आपको दिखाता हूं बढ़िया से। देखिए ये जो है आपका जॉर्डन और ये हो गया येलो वाला इजराइल। इजराइल और जॉर्डन के बीच में जो ये ऊपर वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। अगर इस वेस्ट बैंक की बात की जाए तो इजराइल ने 1967 ईस्वी के युद्ध में इसे अपने कब्जे में कर रखा था, ठीक है ना। और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस वेस्ट बैंक को अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां 3 धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल रहा है, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म। यहूदी धर्म के बारे में जरा देख लीजिए कि यरूशलेम जो है प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। होली ऑफ होलीज याद रखिएगा, होली ऑफ होलीज। यहूदियों का मानना है कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। यहीं पर यहूदियों का परम पवित्र मंदिर सोलोमन हुआ करता था, जिसे रोमनों ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आइए अगला ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के लिए भी यह स्थल बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। यह शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रही है। यहां पर ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह साहब जो है उनको यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया तथा यहीं पर उनका पुनर्जन्म भी हुआ था। और यह मुस्लिम धर्म का भी पवित्र स्थल है। मुस्लिम धर्म में यह मान्यता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो थे मक्का और मदीना से
चलकर यरूशलेम ही आए थे और यहीं से उनकी मृत्यु हुई थी और यहीं से वो जन्नत को गए थे। ठीक है, ये आपकी 3 धर्म है जिनके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके सामने अगला क्वेश्चन रहा ये, अरुणिमा सिन्हा माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई है। माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। याद रखिएगा कि जो माउंट विंसन है वो आपका अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। अरुणिमा सिन्हा की अगर बात की जाए तो दिव्यांग महिला का मतलब समझ लीजिए कि इनका पैर कट चुका है। ठीक है, और यह जो है प्लास्टिक के पैर से वो दुनिया की अब तक 7 चोटियों का सफर कर चुकी हैं। भारत की हैं, दुनिया की अब तक 7 चोटियों का सफर कर चुकी हैं। ठीक है, और मैं बता दूं इनके बारे में, ये ऑलरेडी आपके राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। ये यूपी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानिए। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन का फतह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला भारत की अरुणिमा सिन्हा बन गई है। भारत की राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह की। ऐसा करने वाले वह पहली दिव्यांग भारतीय महिला बन गई है, यानी पहली दिव्यांग भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफर की वह है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा ये जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो आपने देखा, थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम से बता दूं पूरे विश्व की सभी महादेशों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन हैं। अब जरा आप मैप देखिए। चलिए देखिए इस मैप में सबसे पहले हम लोग एशिया से चलते हैं। ठीक है ना, आप जो ये पंजा मेरा देख रहे हैं ये आपका एशिया है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना, ये माउंट एवरेस्ट आपकी हिमालय की चोटी पड़ती है। ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की चोटी पड़ती है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा एशिया हो गया। अब हम लोग चलते हैं आपका इसमें यूरोप में। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रूस है। ये काकेसस श्रेणी की चोटी है। ठीक है ना, ये किस श्रेणी की चोटी है? काकेसस श्रेणी की चोटी है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं अगला अफ्रीका की। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी किलिमंजारो है। किलिमंजारो पर्वत, याद रखिएगा किलिमंजारो पर्वत जो पड़ता है वो तंजानिया में पड़ता है। ये 5895 मीटर ऊंची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 3 समझ गए, एशिया का माउंट एवरेस्ट, यूरोप का माउंट एल्ब्रूस और अफ्रीका का किलिमंजारो। अब चले आइए हम लोग चलते हैं आपकी उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है माउंट मैकिनले। ये अलास्का समूह की है, माउंट मैकिनले। उसके बाद आ जाइए दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। ठीक है ना, यह एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, अब एंडीज पर्वतमाला के बारे में मैं आपको बता दूं कि एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो हम लोग एशिया देख लिए, यूरोप देख लिए, अफ्रीका देख लिए, उत्तरी अमेरिका देख लिए, दक्षिणी अमेरिका देख लिए। अब चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका ये कॉस्यूस्को पर्वत जो न्यू साउथ वेल्स में है। कॉस्यूस्को पर्वत जो न्यू साउथ वेल्स में है। उसके बाद आ जाइए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। इसी चोटी पर अभी हाल ही में 2019 में आपकी अरुणिमा सिन्हा ने फतह की है इसी चोटी को। ठीक है, तो अरुणिमा सिन्हा जो फतह करने वाले हैं, कौन कौन चोटी को फतह की है? माउंट एवरेस्ट को, एल्ब्रूस को, किलिमंजारो को, एकांकागुआ, यस एकांकागुआ। उसके बाद आ जाइए एक जो है
इन्होंने इंडोनेशिया की एक कास्ट्रेंस पिरामिड है उसका भी इन्होंने फतह किया है। कास्ट्रेंस पिरामिड, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद किलीमंजारो, किलीमंजारो देख रहे हैं अफ्रीका। उसके बाद आ जाइए कॉस्युस्को पर्वत, ऑस्ट्रेलिया, एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका, कास्ट्रेंस पिरामिड इंडोनेशिया, और माउंट विंसन आपका ये पड़ता है अंटार्कटिका में। यानी टोटल 7 चोटियों का इन्होंने अभी तक सफर कर ली है। चलिए आपके लिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा ये, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? 20, 22, 24, 26। इसका आंसर होगा आपका ए 20 जिले हैं। आगे बढ़िए, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू व कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है। इसके विभाजन के बाद भारत में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कब? 2019 में। लेकिन 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार के द्वारा पुनः दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश को आपस में विलय कर दिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। यानी वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर में कुल जिला पूछा जा रहा है तो वहां पे कुल 20 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा यही है जम्मू कश्मीर का फिगर, थोड़ा देख लीजिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, किसे टाइम मैगजीन ने के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के पहले संस्करण के विजेता घोषित किया गया? बनीता संधू, सावन रूपवाली, शिल्पा रानाडे और गीतांजलि राव। ठीक है, आपका आंसर होगा गीतांजलि राव। अब जरा देखिएगा कि किड ऑफ द ईयर पुरस्कार टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। अब इनके बारे में जरा देखिए। भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक गीतांजलि राव को पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये किड ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो स्टार्ट ही किया गया है, यानी पहला पुरस्कार ये है जिसे भारतीय अमेरिकी युवा वैज्ञानिक यानी भारत मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है गीतांजलि राव। अगला क्वेश्चन रहा ये, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र में 12 से 23 नवंबर तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? अनुच्छेद 360, 352, 368 और 356। इसका आपका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 356। इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। महाराष्ट्र में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 17 फरवरी 1980 को, जब शरद पवार ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया था। दूसरी बार 34 साल बाद लगा था, वो 28 सितंबर 2014 को लगा था। और यह तब लगा था कि जब कांग्रेस से एनसीपी तथा अन्य अलग हो गए थे तो बहुमत टूट चुका था, जिसकी वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वह लगा 12 नवंबर 2019 को। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के सरकार नहीं बन पाने की वजह से ऐसा हुआ था। और याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि देश के अलग अलग राज्यों में अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर, बी द सॉल्यूशन टू सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल्स अ सॉलिड ग्राउंड ऑफ लाइफ। इसमें आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, यानी अपने मृदा को जिंदा रखें और प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कहने का मतलब हो गया कि बहुत सारे जीव जो हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो मिट्टी को इतना प्रदूषित मत कर दिया कीजिए उर्वरक डाल करके कि बायोडाइवर्सिटी रहे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी जीव को मारा जा रहा है। बस हम लोग उर्वरक उपज को बढ़ाने के लिए हम लोग मृदा में बहुत सारे उर्वरक मिला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मृदा की उर्वरक क्षमता भी
घटती जा रही है। ठीक है, देखा जाए इसके विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम था कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर को इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा ये अनुबंध खेती, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला पहला राज्य है, जिसने अक्टूबर 2019 में पशुधन संविदा खेती और सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम बनाया। अगला क्वेश्चन और आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये 5वीं पीढ़ी का मोबाइल सेवा 5G शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो याद रखिएगा कि 5G शुरू करने वाला देश है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, यह भी देश कम कुरफाती नहीं है, यह पाकिस्तान से ज्यादा कुरफाती है। पाकिस्तान तो बेवकूफ है, जिसको हम लोग देहाती लैंग्वेज बोलते हैं ना, निठाह बेवकूफ, वही पाकिस्तान है। दक्षिण कोरिया जो है, यहां का शासक जो है तानाशाह है, और दक्षिण कोरिया बहुत सारे परमाणु परीक्षण भी कर चुका है। इसको चीन बहुत रोकने की भी कोशिश किया था, लेकिन इन्होंने रुका नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 5G लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश दक्षिण कोरिया बन गया है। हालांकि अमेरिका तथा चीन इस दौर में सबसे आगे था, लेकिन जब अमेरिका और चीन का लॉन्च होने वाला था तो इसका जो तय तिथि था उसके 2 दिन पहले ही इसने 5G लॉन्च कर दिया, ताकि अमेरिका और चीन इस दौर में पीछे हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दिया, और खास करके जो करंट में हो रहे विवाद, जो आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बम्बार्डिंग हो रही है, और इसमें कई देश 2 गुटों में बट गया है और बट रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दिया। उस जानकारी को बखूबी और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।